जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। साउथ कोरिया का K-30 बिहो सिस्टम फिर से आया चर्चा में। डीआरडीओ बना रही है मिलिट्री के लिए सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल। स्पेस सर्विलेंस वाली 52 सैटेलाइट्स में से 31 सैटेलाइट्स बनाएंगी भारत की प्राइवेट सेक्टर। और यूएन में यूएस ने पाकिस्तान और चीन दोनों को दिया झटका। ETNowNews.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साउथ कोरिया के K-30 बिहो सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को एक बार फिर से खरीदने पर विचार कर रहा है और भारतीय सेना आने वाले कुछ ही महीनों में इस वेपन सिस्टम की खरीद वाले प्रस्ताव को पेश करेगी। और वैसे तो इस तरह के करीब 400 सिस्टम्स आर्मी को चाहिए, लेकिन इनिशियली एक छोटे नंबर में इसके लिए AON जारी किया जा सकता है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साउथ कोरिया के जो K-30 बिहो सिस्टम है ये पहले भी भारतीय सेना के इसी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम वाले प्रोग्राम में कॉम्पीट कर चुका है। उस प्रोग्राम के तहत करीब $2.6 बिलियन की डील के तहत इस तरह के सिस्टम्स के 104 यूनिट्स ली जानी थी। और उस प्रोग्राम में साउथ कोरिया के K-30 बिहो के साथ अन्य दो कॉम्पिटिटर्स भी थे जो कि दोनों रशिया के थे। एक था टुंगस्का M1 और दूसरा था पैंसर S1 सिस्टम। और 2019 में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उनमें क्लेम किया गया था कि ट्रायल्स के दौरान इस K-30 बिहो सिस्टम ने अन्य दो रशियन कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर दिया था। और फिर उसके बाद इसी सिस्टम को खरीदने के लिए नेगोशिएशंस भी हुए थे और ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग साइन होने भी वाला था, जिसमें 104 बिहो सिस्टम्स के अलावा 97 एम्यूनिशन कैरियर्स, 39 कमांड व्हीकल्स, 4,928 मिसाइल्स और 1,72,260 एम्यूनिशन के राउंड्स तो इनको भी सप्लाई किया जाना था। लेकिन फिर कुछ खास कारणों के चलते ये डील नहीं हो पाई थी। और जो एक बड़ा कारण सामने आया था वो ये था कि भारत को इसमें अपने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इन सिस्टम्स को भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाना था और शायद ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी और इसी वजह से इसके ऑर्डर्स फिर कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन अब फिर से रिपोर्ट्स आई हैं कि जो भारत है इस K-30 बिहो सिस्टम को खरीदने पर विचार कर रहा है। और अगर ये डील होती है तो पहले वाली डील के कंपैरिजन में कैसे अलग होने वाली है तो फिलहाल अभी उसके बारे में जानकारी आनी बाकी है। और इस सिस्टम पर विचार दोबारा से हो क्यों रहा है तो ये भी फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। बस मीडिया रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट महसूस हुई है। बाकी आपको बता दें कि जो K-30 बिहो है वो एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है और इसे मुख्य रूप से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें दो 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लगी हुई हैं जो कि 1200 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती हैं। इनमें TPS 830 के X बैंड की रडार भी लगी हुई है। बाकी थर्मल साइट, लेजर रेंज फाइंडर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इन सभी से इक्विप्ड है और इसे KP-SAM शिरॉन मिसाइल से भी इक्विप्ड किया गया है, जिससे ये लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तक एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इस मिसाइल वाले वेरिएंट को कहा गया है हाइब्रिड बिहो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसे हाइब्रिड बिहो वाले वेरिएंट को ही कंसिडर कर रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक खास AI सॉल्यूशन को विकसित करने की दिशा में काम स्टार्ट किया है, जिसे विशेष रूप से साइबर वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है एक ऐसे मिलिट्री ग्रेड के AI कैपेबिलिटी को क्रिएट करना जो कि पूरी तरह से एक सिक्योर मिलिट्री नेटवर्क के अंदर काम कर सके और जिससे सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए हम जो फॉरेन AI मॉडल्स हैं उनके ऊपर से निर्भरता को कम कर सकें। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो स्वदेशी AI सिस्टम है तो ये हमारी एडवर्सरीज से पहले हमें हमारे डिफेंस नेटवर्क्स की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा ताकि हम उसको सही कर सकें और अपनी साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकें। और ये सिस्टम एक फुली एयर गैप इन्वायरमेंट में फंक्शन करेगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रेनिंग डेटा, लॉग्स, ऑपरेशनल आउटपुट ये सभी एक डिफेंस कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहें। और ये जो AI मॉडल है ये इंडियन आर्म फोर्सेस को साइबर अटैक्स को तेज़ी से डिटेक्ट करने और उसके लिए तेज़ी से रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये हमारे क्रिटिकल मिलिट्री नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को साइबर हमलों से प्रोटेक्ट करेगा, एक रियल टाइम में साइबर थ्रेट्स को एनालाइज करेगा और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा। और डीआरडीओ की योजना में लगभग 30 to 70 बिलियन पैरामीटर कैटेगरी के एक LLM मॉडल को विकसित करने की योजना है। यानी कि अभी वर्तमान समय में दुनिया भर में मौजूद जो एडवांस्ड लेवल के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं यानी कि LLM मॉडल्स हैं तो ये उनकी ही क्लास में आएगा। और इतना ही नहीं बल्कि इनमें रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी कि RAG, एजेंटिक रीजनिंग फ्रेमवर्क्स और ह्यूमन इन द लूप रीइंफोर्समेंट मैकेनिज्म्स तो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होती रहे। और एक बार विकसित होने के बाद ये जो कैपेबिलिटी है ये सभी साइबर लेबोरेटरीज, सर्विस हेडक्वार्टर्स और डेजिग्नेटेड साइबर डिफेंस यूनिट्स तो वहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। और सीधे कहा जाए तो डीआरडीओ एक ऐसे पावरफुल इंडियन AI मॉडल को विकसित कर रहा है जिसको दुनिया भर के लीडिंग AI सिस्टम से कंपेयर किया जा सकेगा और ये नॉलेज बेस को सर्च करने से लेकर कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने में सक्षम होगा और ह्यूमन गाइडेंस की मदद से इसे लगातार इंप्रूव भी किया जाएगा। और जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले डीआरडीओ ऑफिशियल्स ने इस बात पर जोर दिया था कि जो भारत है वो क्रिटिकल मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इन विदेशी AI मॉडल्स पर निर्भर नहीं हो सकता है।
और हमें अपने खुद के एआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट है अगर हमें इसे डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल करना है तो। और अब उसी दिशा में डीआरडीओ काम कर भी रही है। भारत सरकार ने 52 सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशंस को अप्रूवल दिया है, जो कि स्पेस बेस्ड सर्विलियंस फेज 3 इनिशिएटिव के अंडर है। और ये जो 52 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, इनमें से 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर बनाएंगे और डिप्लॉय करेंगे। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से भारत चीन और पाकिस्तान जैसी एडवर्सरीज की तरफ से उत्पन्न होने वाले थ्रेट्स को मॉनिटर कर सकेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि फ्रांस ने सफलतापूर्वक पहली बार सुपरसोनिक फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन में अपनी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल मेका एनजी के फायरिंग ट्रायल्स को कंडक्ट किया है, जिसे रफाल फाइटर से ही लॉन्च किया गया था। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो ट्रायल है, ये मेका एनजी मिसाइल के क्वालिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो कि रफाल के साथ उसके फ्यूचर इंटीग्रेशन के लिए भी एक माइलस्टोन की तरह है। और बाकी जैसा कि भारत भी 114 रफाल फाइटर्स वाले डील के साथ अपने रफाल फाइटर्स की फ्लीट को महत्वपूर्ण तरीके से एक्सपेंड करने वाली योजनाओं पर काम कर रहा है, तो संभावित रूप से ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के आर्सेनल का हिस्सा भी बन सकती है। बाकी जो मेका एनजी है वो उनकी पुरानी मेका एयर टू एयर मिसाइल का एक लेटेस्ट एवोल्यूशन है, और जिसे विशेष रूप से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और एडवांस्ड फाइटर्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये डुअल सीकर ऑप्शंस के साथ भी आता है, जिसमें एक्टिव एईएस रडार सीकर और पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर दोनों शामिल हैं। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगी हुई है। मौजूदा मेका मिसाइल्स की तुलना में इसकी जो रेंज है वो 40% ज़्यादा है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज और क्लोज कॉम्बैट इंगेजमेंट्स दोनों ही तरह के रोल्स के लिए सक्षम है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड के साथ भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड ने वेस्टर्न फ्रंट पर एक्सरसाइज जोश 226 को कंडक्ट किया था, और जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने एक जॉइंट ऑप्स एनवायरनमेंट में अपनी कॉम्बैट स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया है। और इस दौरान एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर्स को और भी ज़्यादा फाइन ट्यून करने के लिए ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे, ताकि ये एक सीमलेस पैरेलल सिविल और मिलिट्री एविएशन ऑपरेशंस को इनेबल कर सके। और इसमें भारतीय वायुसेना का जो IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो उसके इंटीग्रेशन आर्मी के आकाश तीर एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ करके उसे भी टेस्ट किया गया था, जिसमें थ्रेट्स को और भी तेजी से डिटेक्ट करके एंगेज करने में मदद मिलेगी। और इस पर्टिकुलर जॉइंट ऑपरेशन में इस बात को टेस्ट भी किया गया है कि जो भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि सुखोई Su-30 MKI, बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कितनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और उस पर एक्ट कर सकते हैं। और अब भारतीय वायुसेना के जो फाइटर्स हैं वो इस IACCS ग्राउंड रडार सिस्टम के साथ भी फुली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कैपेबिलिटी कुछ इस तरह से काम करेगी कि मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें जो ग्राउंड रडार्स हैं वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से डिटेक्ट और ट्रैक करके जो डेटा है उसे IACCS के माध्यम से भारतीय वायुसेना के किसी पर्टिकुलर फाइटर जेट जैसे कि सुखोई Su-30 MKI तो उस तक पहुंचाएंगे, और फिर इस नेटवर्क के द्वारा जनरेट किए गए रडार ट्रैक्स का इस्तेमाल करके जो पायलट है वो टारगेट को और भी अच्छी तरह से एंगेज कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट की खुद के रडार के अलावा अब उस एयरक्राफ्ट के पायलट के पास जमीन पे जो रडार मौजूद है तो उसका भी डेटा है, और इसे दूसरी भाषा में कहा जाता है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। पाकिस्तान कल 7 जून को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली में जनरल इलेक्शंस कराने की योजना बना रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और इस बात को दोहराया है कि यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, जिसमें सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है, और वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान जो वहाँ पे इलीगल तरीके से जनरल इलेक्शंस कराने की योजना बना रहा है, तो भारत उसका कड़ा विरोध करता है। और पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर आयोजित कोई भी इलेक्शन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या पॉलिटिकल प्रोसेसेस तो वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पाकिस्तान का है ही नहीं। भारत सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए ऐसे प्रयास पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्वतंत्रता से वंचित करने जैसे अंडरलाइंग इश्यूज को छिपा नहीं सकते हैं। और भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है, और इस बात पर भी जोर देती है कि ऐसे कार्यों से इस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता है कि पाकिस्तान अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसे उसे खाली करना होगा। और आपको ये भी बता दें कि POK के जो स्थानीय लोग हैं तो वे खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान के फोर्सेस यहाँ पे कब्जा करके रखे रहें, और उनकी तरफ से हाल ही में POK में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। फिर जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा की तरह सिविलियंस के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया है, जिसके तहत POK में टूरिस्ट के एंट्रीज को भी बैन कर दिया गया है, इंटरनेट शटडाउन कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जो कि इस रीजन की सबसे लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी ग्रुप है, तो उसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फर्जी तरीके से आतंकी संगठन का लेबल दिया है, जबकि वो सबसे लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी ग्रुप है इस रीजन का। और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। वो सारे अत्याचार जो कि POK के स्थानीय लोगों पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें उनके बेसिक राइट्स तक उनको नहीं मिल रहे हैं।
और 5 से 20 जून तक के लिए तो टूरिस्ट भी पीओके में बैन कर रखे हैं। और संभावित रूप से इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान जो है एक बार फिर से ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है सिविलियंस के खिलाफ। जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की मिलिट्री ने पीओके के स्थानीय लोगों पर अपने अत्याचार जारी रखे हुए हैं, तो उसी तरह से बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों के खिलाफ भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो अत्याचार हैं वो लगातार जारी हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान की BLA है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनकी माजिद ब्रिगेड, तो वो पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहती है। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने UN के 1267 टेरर सैंक्शंस रिजीम के तहत BLA और माजिद ब्रिगेड को एक आतंकी संगठन घोषित करने वाला जॉइंट प्रपोजल पेश किया था। लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस कोशिश को US ने नाकाम कर दिया है और US ने ऑफिशियली इस प्रपोजल को ब्लॉक किया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि ये साबित करते हो कि BLA या फिर माजिद ब्रिगेड के अलकायदा या फिर ISIL जैसे संगठन के साथ कोई लिंक हो। और ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जबकि एक्चुअल में जो आतंकी संगठन हैं जो कि पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान में ही पलते हैं, जिसमें नया नाम चल रहा है TRF का, तो उन जैसे सुअरों के संगठनों को जो चीन है वो लगातार बचाते रहता है। और चीन ने कई बार TRF ही नहीं बल्कि जैश, लश्कर, तो इनके जो लीडर्स हैं तो उनको भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने वाले प्रस्तावों को UN में कई बार ब्लॉक किया है। बाकी पाकिस्तान और चीन ने BLA को एक आतंकी संगठन घोषित करवाने की कोशिश तब करी है जब अभी 8 जून को बलोच मिसिंग पर्सनस डे आने वाला है। ये वो दिन है जो कि याद दिलाता है कि कैसे बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान की फोर्स का इस्तेमाल करके उनको गायब कर देती है। और अभी तक पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो कई सारे बलूचिस्तान के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, नेशनलिस्ट, उन सभी को या तो गायब कर चुकी है या फिर उनको डिटेन किया गया है। और इस वाले इश्यू को कई वर्षों से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस एक्शन पाकिस्तान की इन हरकतों पर देखने को नहीं मिला है। और पाकिस्तान की मिलिट्री की बहुत ही पुरानी टैक्टिक है कि वो बलूचिस्तान से वहाँ के लोगों को उठाता है, उन पर झूठे आरोप लगाता है, उन्हें कभी आतंकी कह देगा, कभी कुछ कह देगा, और फिर उसी झूठे आरोप के आधार पर उन्हें या तो गायब कर दिया जाता है या फिर उन्हें डिटेन कर दिया जाता है। फिर उनके बारे में कोई खबर नहीं आती है और ना ही उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसी वजह से जो 8 जून वाला दिन है बलोच मिसिंग पर्सनस डे, तो ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान में होने वाली इन्हीं हरकतों को एक्सपोज करता है। और बलूचिस्तान के इशू को अगर आपको डिटेल में समझना है तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो डिफेंस साइट पर अपलोड करी थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर डेविड मानलून वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय के दौरान नायब सूबेदार मंगेश सिंह और कैप्टन हनीफुद्दीन वीरगति को प्राप्त हुए थे और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट रमेश रावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2009 में मेजर ऋषिकेश रमानी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1974 में 16 असम राइफल्स के नायब सूबेदार प्रेमलाल लिंबू ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में कितने हार्ड पॉइंट्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।